नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल A2 एजुकेशन में। हम पिछली कक्षा में हिंदी व्याकरण में स्वरों के बारे में पढ़े हुए थे कि स्वरों की मात्राएं और स्वरों की संख्या। उसके बाद में हमने देखा व्यंजन और व्यंजनों की संख्या को गिना हमने कि व्यंजन कितने होते हैं। अब आगे उसी श्रृंखला में जब बढ़ेंगे तो हमको जानना होगा कि संपूर्ण वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्वरों से संबंधित एक बिंदु और लेकर चलूँगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हम आज पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब परीक्षा में वो प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं जो कॉमन प्रश्न हो चुके हैं। अब उन प्रश्नों पर नज़र डालिए जो ऐसे प्रश्न हैं जहां से वाकई में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, ये बताना एक औपचारिकता होती है जब हिंदी वर्णमाला की बात की जाती है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अब स्वरों से नहीं पूछते हैं, ना व्यंजनों से पूछा जा रहा है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है स्वरों के विभेदन से और व्यंजनों के वर्गीकरण से या स्वरों के वर्गीकरण से। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले जाने स्वर कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो स्वर 5 भागों में बांटे गए हैं। तो 5 भाग हम उनके लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां हम लिखेंगे वर्गीकरण 5 भागों में, वर्गीकरण 5 भागों में, स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। अब वो 5 भाग कौन से हैं, एक सांस में याद हो जाएंगे आपको। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए, दिमाग पर वजन डालिए और जैसे जैसे मैं कहता जाऊं बस मेरी बात पर ध्यान देते जाइए। क्या पहले तो मैं आपको बताऊंगा किताबी जो भाषा होती है और उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है उसको। किताबों में जो लिखा होता है सबसे पहले उसमें आपको मिलेगा उच्चारण अवधि के आधार पर। इधर मैं लिख लेता हूं उच्चारण अवधि के आधार पर उच्चारण अवधि के आधार पर, या आप इन पर ध्यान ना दो, सीधा सीधा बताते हैं किस तरह से याद करना है। स्वरों के वर्गीकरण की जब बात करते हैं किस तरह से वर्गीकरण किया गया, अपने चेहरे का सबसे ऊंचा स्थान ढूंढ लीजिए। अपने चेहरे का सबसे ऊंचा स्थान ढूंढिए जो आपको मिलेगी नाक। तो पहला विभाजन वर्गीकरण जो है आप लिखिए नासिका के आधार पर। नासिका को नाक कहते हैं तो नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर सबसे ऊंचे स्थान जो नाक का मिला, जो सबसे ऊंचा स्थान मिला हमें अपने चेहरे पे, वो नाक थी। नाक से थोड़ा नीचे बढ़िए, फिर दूसरा ऊंचा स्थान जो आपको मिलता है आप स्वयं बताएंगे। नाक से नीचे जैसे बढ़ते हैं तो दूसरे स्थान पर हमें ऊपर उठी हुई जो आकृति मिलती है वो ओठ मिलते हैं, ओठ। तो दूसरा जो विभाजन हुआ ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर। और ओठों से जैसे अंदर की तरफ प्रवेश करिए, नाक से चले थे, नाक से दूसरा ऊंचा स्थान ओठ मिला। अब ओठ पर जैसे आएंगे तो आपको अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, मुंह में अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। अब ये मत कहना कि नाक से भी अंदर जाया जा सकता है। मुंह जो है एक खुला स्थान है, एक गुफा की तरह से होता है हमारा। तो ओठ से अब अंदर घुसेंगे तो मेरा मिला क्या, मुंह। खाना खाते हैं तो कहते हैं खाना कहाँ जाना चाहिए, मुंह में। तो जब मुंह में खाना प्रवेश कराएंगे तो पहले वो ओठों से टकराता है, तो ओठों के अंदर क्या मिल रहा है, मुंह। तो तीसरा लिखेंगे मुख आकृति के आधार पर।
मुख आकृति के आधार पर। देखिए क्रम से पूरे वर्गीकरण हो रहे हैं। पहला हमने देखा सबसे ऊंचा स्थान मिला नाक, फिर मिला उसके बाद ओंठ, और ओंठ में जैसे ही आए सोता हुआ आदमी था, उसके आप नाक से चले और जैसे ही मुंह पर आए, ओंठों पर आए और मुंह उसका खुला था, अंदर चले गए मुंह के। तो मुंह के अंदर क्या मिली आपको? मुंह के अंदर क्या मिलेगा? जीभ। तो जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पर हमने नाक से शुरुआत किया कि नाक से चले, पहले नाक के आधार पर, फिर मुंह के आधार पर, नाक के आधार पर, फिर ओंठ के आधार पर, मुख आकृति के आधार, और उसके बाद जिह्वा के आधार पर। अब बचा एक वर्गीकरण और अंतिम है, उसे लिखेंगे जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिल गई। जब हम कोई बात बोलते हैं, उच्चारित करते हैं किसी शब्द को, तो नासिका का भी प्रयोग करते हैं, ओंठ का भी प्रयोग करते हैं, मुंह का भी प्रयोग करते हैं, जिह्वा का भी प्रयोग करते हैं। तो अब अंतिम क्या बचा? उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर। नासिका के आधार पर, ओठ आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और उच्चारण अवधि के आधार पर। ये 5 वर्गीकरण जो मिलते हैं हमें स्वरों के मिलते हैं। इन 5 में भी नासिका के आधार को जो पूछे जाते हैं उनको तो कभी आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, सीधा सा हर व्यक्ति दे देगा। अनुस्वार या बिंदियों को जब प्रयोग करते हैं वो नासिका के आधार पर होता है। आपको उदाहरण के लिए लिख दे, अगर इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें, तो ये जो अनुस्वार आ रहा है ऊपर, बस अगर अनुस्वार आ रहा है तो नासिका के आधार पर वर्गीकृत हो गया। ओठ आकृति के आधार पर अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत कम बनने की उम्मीद होती है। अब मेन जगह पर जहाँ हम पहुँचे हैं, मुख आकृति के आधार पर और जिह्वा के आधार पर, सबसे ज़्यादा चक्कर में डालने वाला, दुविधा उत्पन्न करने वाला जो बिंदु है, यही 2 हैं कि मुख आकृति के आधार पर और जिह्वा के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त संस्कृत में होता है, तो ह्रस्व और दीर्घ हम पढ़ ही चुके हैं। मुख आकृति और जिह्वा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, किस प्रकार से किया गया, उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।